आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं विषय आपका हिंदी 2022 के परीक्षा पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो आज का आपका पेपर हुआ है कक्षा 10वीं विषय है आपका हिंदी के पेपर का फुल सॉल्यूशन है, तो वीडियो को बस पूरा देखिएगा। आपके सारे A to Z क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। 801 2022 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, आपने पढ़ ही लिया होगा। इसके बाद पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद एक कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। मित्रता रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर दूसरा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर मिलने वाले हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो पहले सारे क्वेश्चन एक नज़र में देख लेते हैं, फिर सभी क्वेश्चनों के एक साथ आंसर दे देंगे। तो पहले आप एक नज़र में पूरा पेपर देख लीजिए। ये आपका ही पेपर है, जो आज का पेपर हुआ है उस पेपर का ये जो दिया गया तीसरा या चार रामचंद्र शुक्ल जी की है, तो सभी का फुल आंसर बताएंगे। तो पहले सिर्फ पेपर देख लीजिए। जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपका ही पेपर है ये, जो 24 मार्च को हुआ पेपर 2022 24 मार्च का कक्षा 10वीं हिंदी के पेपर का फुल सोल्यूशन है। तो पहले एक बार एक नज़र में पेपर देख लेते हैं, फिर पूरे पेपर का हम एक साथ आंसर देंगे। तो पहले एक नज़र में पेपर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये था आपका पूरा पेपर। अब इन पेपर का फुल आंसर बता रहे हैं हम, तो वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा। तो ये देख लीजिए। आप देख लेते हैं सभी क्वेश्चनों के आंसर। तो पहले के देख लेते हैं। पहले नंबर का पहले का हो जाएगा दूसरा, और खा का होगा अतीत के चलचित्र का हो जाएगा महादेवी वर्मा। कलम का सिपाही हो जाएगा प्रेमचंद। बालकृष्ण भट्ट का हो जाएगा शिक्षादान। आवारा मसीहा हो जाएंगे विष्णु प्रभाकर। तो ये ख नंबर का आंसर हो जाएगा अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। कलम के सिपाही में क्या है? प्रेमचंद जी का है। बालकृष्ण भट्ट ये एकांकी लिखी गई है। एकांकी कौन है? शिक्षादान है इनकी। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी का है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे का कहा है छायावाद की दो प्रवृत्तियों के उल्लेख कीजिए। तो छायावाद की निम्नलिखित प्रवृत्तियां हैं। व्यक्तित्व अनुभूति की प्रबलता, सौंदर्य भावना, श्रृंगार और प्रेम वेदना, करुणा और, तो ये सारी हैं। दो पूछी थी तो हमने सभी लिख दिए हैं। दूसरा पूछा गया था रीति काल की किन्हीं 2 या 4 प्रमुख प्रवृत्तियों का लिखिए। तो आपसे 2 की पूछी गई। तो रीति ग्रंथों की रचना, श्रृंगार रस की प्रधानता, ब्रज भाषा का प्रयोग। तो हमने ज़्यादा लिख दिए, लेकिन आपको सिर्फ 2 लिखनी थी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन था हमारा किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखिए। तो प्रगतिवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी, उनकी रचनाएं। सिर्फ नाम पूछा था आपसे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन था संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी थी। संदर्भ सहित व्याख्या करनी थी। तो पहले का नंबर का आंसर दिया हमने। तो प्रश्न का किसका दिया है? का नंबर का। मित्रता वाले का दिया हमने का नंबर का। तीसरे का उत्तर है। संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मानव जीवन पर संगति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। बुरे और दुष्ट लोगों की संगति घातक बुखार की तरह हानिकारक होती है। जिस प्रकार भयानक ज्वर व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति व स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी रोगी के प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति में पड़े हुए व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, सदाचार, नैतिकता व सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं तथा वह उचित अनुचित व अच्छे बुरे का विवेक भी खो देता है। मानव जीवन में युवावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। कुसंगति किसी भी युवा पुरुष की सारी उन्नति व प्रगति को उसी प्रकार बाधित करता है जिस प्रकार व्यक्ति के पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर उसको आगे बढ़ने नहीं देता है, बल्कि उसकी गति को अवरोध करता है। उसी प्रकार कुसंगति भी हमारे विकास व उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध करके अवनति व पतन की ओर ढकेल देता है तथा दिन प्रतिदिन विनाश की ओर अग्रसर करता है।
दूसरी ओर यदि युवा व्यक्ति की संगति अच्छी होगी तो वह उसको सहारा देने वाली बाहु हाथ के समान होगी, जो उन्नति के गर्त में गिरने वाले व्यक्ति की भुजा पकड़कर उठा देती है और सहारा देकर खड़ा कर देती है और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करती है। और इसके तीसरे नंबर का था, युवा पुरुष यदि बुरी संगति करता है तो विकास की अपेक्षा उसका विनाश होना तय है, यदि वह अच्छी संगति करेगा तो उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दिया हमने। तो प्रश्न 3 में का आंसर दिया था, प्रश्न नंबर 4 में का आंसर दिया हमने। तो इसका देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4 के का उत्तर। तो संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के बालखंड से लिया गया है। प्रसंग देख लीजिए। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम लक्ष्मण सीता वन में जा रहे हैं। ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी से उनके पति के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। इस पर सीता ने संकेत के माध्यमों से श्री राम के विषय में सब बता दिया। व्याख्या देख लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्राम वधुओं ने सीता जी से राम के विषय में पूछे ये सवाल और सुंदर रूप से वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। उनकी यह अमृत के समान मधुर वाणी सुनकर सीता जी समझ गईं कि ये स्त्रियां बहुत चतुर हैं। उनके मनोभाव को समझ गईं। ये प्रभु श्री राम के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं। तब सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्होंने अपनी मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन किया। उन्होंने संकेत के द्वारा यह समझा दिया कि ये मेरे पति। अपने नेत्र तिरछे करके इशारा करके समझाकर मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गईं, अर्थात उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तुलसी जी कहते हैं कि उस समय वे स्त्रियां श्री राम की सुंदरता को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को आनंद प्रदान करने लगीं, अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर अपने जीवन को धन्य मानने लगीं। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य उदित हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदरता कलियां खिल गई हों, अर्थात नेत्रों ने अपने जीवन को सफल बना लिया। काव्य संदर्भ, कवि ने सीता जी द्वारा ग्रामीण वधुओं को संकेत पूर्ण उत्तर देने से भारतीय नारी की मर्यादा को चित्रण किया। भाषा ब्रजभाषा है, रस श्रृंगार रस है, गुण मधुर है, शैली है चित्रात्मक व मुक्त, छंद है सवैया, शब्द शक्ति है व्यंजना। अलंकार, इसमें अनुप्रास अलंकार है, सुनी सुनी सुंदर, जानकी तिरछे करी, और रूपक अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आपसे जीवन परिचय पूछे गए तो हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय दिया है। तो वीडियो को बस पूरा देखिए, आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। तो जीवन परिचय देख लेते हैं। हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की गणना प्रतिभा संपन्न निबंधकार, समालोचक, इतिहासकार, अनुवादक एवं महान शैलीकार के रूप में की जाती है। गुलाब राय के अनुसार उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद का, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। इंटरमीडिएट में आते ही उनकी पढ़ाई छूट गई। ये सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण यह नौकरी छोड़कर मिर्जापुर में मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया। बाद में काशी नागरिक प्रचारणी सभा काशी से जुड़कर शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष पर पद भी सुशोभित किया। शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया। नाटक लेखन की ओर में इनकी रुचि रही, पर इनका प्रमुख बुद्धि इनको निबंध लेखन और आलोचना की ओर ले गई। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका सर्वोपरि स्थान आज तक बना हुआ है। जीवन के अंतिम समय में साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन 1941 ईस्वी में हो गया। रचनाएं शुक्ल जी की विलक्षण प्रतिभा के धनी थी। इनकी रचनाएं निम्नलिखित निबंध हैं। चिंतामणि 2 भाग हैं। विचार थी, आलोचना, रसमीमांसा, त्रिवेणी, इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादक तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरिक प्रसारणी। और क्वेश्चन नंबर 5 में का खा देख लेते हैं। 5 में खा कवियों के जीवन परिचय पूछे गए तो हमने सूरदास का जीवन परिचय दिया है। किसका दिया है? सूरदास का। सूरदास जी का जीवन परिचय तो देख लीजिए, ये सूरदास जी का जीवन परिचय है।
भक्तकालीन महाकवि सूरदास का जन्म रौनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर हुआ था। पंडित रामदास शाश्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को सूरदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस पर संबंध विद्वानों के मतभेद है। विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टा का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए इन्हें प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। वे हिंदी भक्त कवियों के शिरोमणि माने जाते हैं। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गऊ घाट आए और उन्होंने स्वचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने तभी अपना शिष्य बना लिया। सूरदास जी सच्ची भक्ति और पद की निपुणता देख वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास दीनता के पद गाया करते थे। बाद में उनके गुरु के कहने पर वो श्री कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुआ। रचनाएं, इनकी मुख्य रचनाएं सूरसागर, यह सूरदास जी की एकमात्र प्रमाणिक कृति है। यह एक गीत काव्य है जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ से प्रभावित है। इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक एवं सरस वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख लीजिए। संस्कृत का अनुवाद किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश में वाराणसी नामक प्राचीन नगर के सौंदर्य का वर्णन किया गया। इस अंश में वाराणसी के प्राचीन गौरव में महत्व का प्रकाश डाला गया। अनुवाद, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृति, साहित्य और संस्कृति का प्रकाश चारों ओर फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह उनके ज्ञान में इतना प्रभावित हुए कि उनसे उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देख लीजिए। एक श्लोक लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 7 का एक श्लोक लिखना है, तो ये श्लोक देख लीजिए। यह एक श्लोक है। इसके बाद 7 का खा। 7 का खा, इनके आंसर देने हैं संस्कृत के क्वेश्चनों के। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए और दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपसे पूछा गया था जनसंख्या वृद्धि पर निबंध लिखिए। जनसंख्या वृद्धि समस्या और निराकरण के उपाय, ये आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। जनसंख्या वृद्धि समस्या और निराकरण के उपाय। तो भूमिका देख लेते हैं। हेडिंगें क्या होंगी? प्रस्तावना, भूमिका, प्राचीन स्थिति, वर्तमान स्थिति, देश के लिए बोझ, परिवार के लिए बोझ, उपसंहार। भूमिका, देश की बढ़ती हुई जनसंख्या एक भयावह समस्या है। भारत ही नहीं बल्कि इस भयावह समस्या से तो समूचा विश्व ही मानव विनाश की कगार पर पहुंच गया है। स्वाधीन भारत में देश की समृद्धि के लिए किए गए सरकार के सभी निर्णय और किए गए श्रेष्ठ कार्यों में गतिरोध उत्पन्न होने का एक प्रमुख कारण जनसंख्या का निरंतर बढ़ते जाना है। अंततः सरकार ने इसके समाधान के लिए परिवार नियोजन का आह्वान किया। प्राचीन स्थिति, तो सृष्टि के आरंभ से जनसंख्या बहुत ही कम थी और प्रकृति का वरदान रूपी हाथ मानव के शीश पर मुफ्त रूप से अपनी कृपाएं बिखेरता करता था। समाज की समृद्धि, सुरक्षा और सभ्यता के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि अति आवश्यक थी। वंश वृद्धि पवित्र कार्य माना जाता था। वेदों में 10 पुत्रों की कामना की गई है। कौरव 100 भाई थे। ये बात उस समय के लिए कदाचित आवश्यक और उपयोगी भी थी, पर आज के लिए नहीं। वर्तमान स्थिति, आज स्थिति बदल चुकी है। 1971 की जनगणना के अनुसार 55 करोड़ थी। 1976 के अनुसार 60 करोड़ थी। नए आंकड़ों के अनुसार 1 अरब से ऊपर पहुंच गई है। देश के लिए बोझ, वस्तुतः देश की जनसंख्या ही उसकी शक्ति का आधार होती है, परंतु अनियंत्रित गति से इसका बढ़ते जाना निश्चित ही देश के लिए बोझ सिद्ध होगा। सीमा से अधिक आबादी किसी भी देश के लिए गौरव की बात कदापि नहीं है। कहीं जा सकती है ऐसी दशा जो जनसंख्या एक अभिशाप की कही जाएगी। भारत इस समय आबादी की दृष्टि से दुनिया का दूसरा बड़ा परिवार के लिए बहुत स्वाधीनता के उपरांत भारत में संपत्ति के उत्पादन व वितरण की गलत नीतियों के कारण रोजगार इतना नहीं बढ़ा
कि सबको किसी एक स्तर तक समान रूप से रहने, खाने, पढ़ने और स्वस्थ रहकर अपना योगदान देने का अवसर मिले। यह भी अनुचित है कि शिक्षा तथा आर्थिक विकास के परिणामों की प्रतीक्षा करते-करते परिवार नियोजन का प्रश्न अनदेखा कर दें। वास्तविकता तथ्य यह है कि जब तक आर्थिक विकास होगा तब तक जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी होगी कि वह समग्र विकास को निगल जाएगी। प्रगति की सभी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। जनसंख्या का अनियंत्रित ढंग से बढ़ना समग्र विश्व को नष्ट कर डालेगा। देश के नेताओं और कर्णधारों का मत उचित है कि अत्यधिक संतानों का होना आर्थिक असुरक्षा का बड़ा कारण है। जनसंख्या के बढ़ने से परिवार का जीवन स्तर गिरता है। इसका उपसंहार देख लीजिए। भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। देश के कुछ धार्मिक पुरुष हिंदू की जनसंख्या घटने के डर से परिवार नियोजन का विरोध करते हैं। ईसाई और इस्लाम धर्म भी अपने अपने धार्मिक दृष्टिकोण से इसका विरोध करते हैं। ऐसी देश विदेशी भावनाओं को राष्ट्र के उत्थान के लिए नष्ट करना नितांत आवश्यक है। आपातकालीन स्थिति में सरकार को इस राष्ट्रीय समस्या का युद्ध स्तर पर समाधान निकालने का जो निश्चय किया है उसको क्रियान्वित करने में कहीं कहीं जाती भी हुई है। तथापि सरकार द्वारा चलाई गई कार्यक्रमों, संदेशों तथा शिक्षा प्रसार के अच्छे परिणाम भी प्रदान हुए। जनसंख्या नियंत्रण करने देश की भलाई है। ये थे आपका पेपर का फुल सोल्यूशन। जो भी क्वेश्चन आपके रह गए हैं उन सभी क्वेश्चनों के यदि आपको फुल सोल्यूशन पाना चाहते हो तो बस आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.subhans classes.com। जैसे आप गूगल पर सर्च करेंगे www.subhansclasses.com तो आपको गूगल वेबसाइट मिलेगी। वहाँ से आप इसका फुल सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं आज के पेपर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।